हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 एयर द रेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है वो 12 होने वाला है। इससे पहले जो है 11 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति अन्य सभी को अपने पद से हटा सकता है। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर जो है राष्ट्रपति अपने सभी को अपने पद से जो है हटा सकता है। जल्दी से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर जो है राष्ट्रपति अन्य सभी को अपने पद से हटा सकता है। तो राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद को नहीं हटा सकता है। किसको नहीं हटा सकता है? तो ये जो है मंत्री परिषद को नहीं हटा सकता है। राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति जो है ये मंत्री परिषद को नहीं हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को जो है कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति को जो है ये महाभियोग, क्या होता है, महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों को 14 दिनों के लिए एक नोटिस दिया जाता है। कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए एक नोटिस दिया जाता है और इस पर कम से कम 1/4 सदस्य, कितना, 1/4 सदस्य का सिग्नेचर होता है, तब जाकर वो जो है मंजूरी देता है, तब जो राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर की सुएज नहर के खुलते ही के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया। यानी कि किसका जो समुद्री मार्ग का जो है छोटा हो गया। जल्दी से आंसर करना है। सुएज नहर के खुलते ही के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग जो है छोटा हो गया है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये जो है लंदन और चेन्नई का मार्ग जो है छोटा हो गया है। तो 2 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करें तो इसे खुलने से जो है जैसे भारत, ठीक है, भारत और यूरोप, इसे खोलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी की बात करें वो कम से कम जो है हो गया है, जितना कि लमसम 7,000 किलोमीटर हो गया है। भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितना हो गया है? वो जो 7,000 किलोमीटर हो गया है। ठीक है, और भारत की सबसे मतलब ऊंचा नहर की बात करें, क्या बात करें कि भारत की सबसे ऊंचा नहर की बात करें तो कौन सा नहर है? वो इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी नहर है? वो इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे ऊंचा नहर जो है वो कौन सी नहर है? तो जो इंदिरा गांधी नहर है, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछने की संभावना है, इसलिए वीडियो को जो पूरा वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित अवधि में लड़ा गया था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है कब लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था? जल्दी से आंसर कीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 1914 से 1918 तक चला था। 1914 से 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। यदि हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो ये 4 सालों तक चला था। कब तक चला था? तो ये जो 4 सालों तक चला था। ठीक है, और इस युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देश ने भाग लिया था? तो 37 देशों ने भाग लिया था। और प्रथम विश्व युद्ध का कारण जो था वो ऑस्ट्रिया था। क्या था? वो ऑस्ट्रिया था। प्रथम विश्व युद्ध का कारण जो है ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार यानी कि फर्डिनेंड था। कौन था? फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड था, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर की धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। धूमकेतु की पूंछ जो है हमेशा सूर्य से दूर रहती है। जल्दी से आंसर कीजिए कि धूमकेतु की पूंछ जो हमेशा सूर्य से दूर रहती है, यानी कि सूर्य विकिरण और सौर पवन के कारण रहती है। किसके कारण रहती है? तो यह जो सूर्य विकिरण और सौर पवन के कारण जो है ये धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है। तो 4 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सौर विकिरण और सौर पवन के कारण। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। जल्दी से आंसर कीजिए कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। किस प्रधानमंत्री ने जो है समाजवाद की विचारधारा को जो है आगे बढ़ाया है? समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया है। जल्दी से आंसर कीजिए। तो किसने बढ़ाया? तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया। किसने बढ़ाया है? तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ाया है। तो 5 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न है 6 नंबर की राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए। जल्दी से आंसर कीजिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? तो इसे जो 14 दिन में लौटा देना चाहिए। कितने दिन में लौटा देना चाहिए? तो इसे जो 14 दिन में लौटा देना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर की कृष्णा नदी का उद्गम स्थल डैश के समीप है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है यह डैश के समीप है। देखो, हम वही क्वेश्चन करवाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा।
कृष्णा नदी का उद्गम स्थल डैश के समीप स्थित है, तो इसे जो है महाबलेश्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जो महाबलेश्वर कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है इसे महाबलेश्वर कहा जाता है। तो 7 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाबलेश्वर। अगला प्रश्न 8 नंबर की, इंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? इंटर आयोग की नियुक्ति जो है ये कब किया गया था? जल्दी से आंसर करना है। इंटर आयोग की नियुक्ति जो है ये कब की गई थी? तो वो पढ़ना वही है जो एग्जाम में पूछा जाता है, बकवास चीज़ को मत पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आंसर कीजिए कि इंटर आयोग की नियुक्ति जो है कब की गई थी। बकवास चीज़ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए पढ़ो वही जो एग्जाम में पूछा जाए। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। क्या हो जाएगा? तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड। और ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो ये 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? ये जो अमृतसर में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? जल्दी से आंसर कीजिए कि जय जवान जय किसान का नारा जो है ये किसने दिया है। और जिसका आंसर जानते हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इससे यह होगा कि आपको प्रश्न जो है याद रहेगा। तो जय जवान जय किसान का नारा जो है ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। किसने दिया है? ये जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। तो 9 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल चावल है? निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल जो है चावल है? जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को सही पूर्वक देखिएगा ताकि आपका एग्जाम में जो है प्रश्न छूटे ना। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की मुख्य फसल जो है चावल है? तो ये उष्ण कटिबंधीय मानसून की क्या है? चावल है। फसल क्या है? चावल है। तो 10 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय मानसून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है राजस्थान मतलब सटा हुआ नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये महाराष्ट्र की सीमा जो है राजस्थान से सटा हुआ नहीं है, बल्कि गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो है सटा हुआ है, ठीक है। तो 11 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण का आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या होगा? एक समतल दर्पण का आपतित किरण जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण जो है क्या होगा? जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये भी जो है 60 डिग्री होगा। जितना जो है आपतित किरण होगी उतना ही क्या होगी? परावर्तित किरण भी होगी, क्योंकि समतल दर्पण में जिस कोण से किरण आपतित होती है, समतल दर्पण में जो है जिस कोण से किरण जो आपतित होती है उसी कोण से परावर्तित भी होती है। कहने का मतलब यह है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है? तो ये परावर्तन कोण होता है। इसलिए जो है यहाँ जितना मतलब ये होगा उतना ही ये भी होगा, यानी कि जितना आपतित होगा उतना परावर्तित होगा। इसलिए 12 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 डिग्री। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। 13 नंबर प्रश्न है कि 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर से गुजरने वाली धारा की संगणना कीजिए। इनकी धारा निकालना है, करेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर में से गुजरने वाली धारा की संगणना करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो इनकी भी बराबर कितना है? 220 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद यानी कि देखो पी का मतलब क्या होता है? पावर, यानी कि इसको हम लोग शक्ति में डिनोट करते हैं। कार्य का मात्रा यानी कि शक्ति, यानी कि इसको किसमें पी में डिनोट करेंगे। करने का मतलब पी बराबर क्या हो जाएगा? 2 किलोवाट। क्या हो जाएगा? 2 किलोवाट, यानी कि 1 वाट बराबर कितना होता है? 1000 होता है। करने का मतलब 2 किलोवाट यानी कि 2000 कितना हो जाएगा? ये जो 2000 हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है? आई के लिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, यानी कि पी बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है? तो पी बराबर एक फॉर्मूला होता है आई इंटू का वी होता है। तो यहाँ से यदि हम आई को निकाल लेंगे, क्या करेंगे? यदि हम आई को निकाल लेते हैं, ठीक है, तो यदि हम आई को निकालते हैं तो आई के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो पी बटा वी क्या हो जाएगा? तो ये जो पी बटा वी हो जाएगा, तो यदि पी बटा वी हो जाएगा तो यानी कि आई का मान जो है पी बटा वी, यानी कि पी का वैल्यू कितना है? तो पी का वैल्यू जो है वो 2000 है। कितना है? 2000 है। और वोल्ट कितना है? 220 वोल्ट है। कहने का मतलब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 22 से यदि इसको हम काटते हैं कितने बार में कटेगा? तो 9 बार में कटेगा। करने का मतलब 9 एम्पियर जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 13 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 एम्पियर। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर कि द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? जल्दी से आंसर कीजिए।
तो इसका मुख्य कारण होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है? पृष्ठ तनाव। और जो वर्षा की बूंद जो होता है, वर्षा की जो बूंद जो होता है वो गोल टाइप का होता है, इसका भी कारण जो है ये पृष्ठ तनाव ही होता है। क्या होता है? ये जो पृष्ठ तनाव ही होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 15 नंबर की, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, जल्दी से आंसर कीजिए। माउंट आबा में दिलवाड़ा मंदिर है, तो यह एक प्रकार का जैन मंदिर है। क्या है? यह एक जैन मंदिर है। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैन मंदिर। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर जो है यह जैन मंदिर है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर की, देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है कहलाता है। देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? तो पढ़ो वही जो एग्जाम में पूछा जाए, बकवास चीज़ को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जल्दी आंसर कीजिए। 16 नंबर की, देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है वो क्या कहलाता है? तो उसको जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहा जाता है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये इलाहाबाद से लिया गया है। इलाहाबाद यानी कि मिर्जापुर से लिया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 17 नंबर की, पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, किसका प्राकृतिक उपग्रह है? जल्दी से आंसर कीजिए। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यह चंद्रमा होता है। क्या होता है? ये जो चंद्रमा होता है। तो 17 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 18 नंबर की, जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर परमाणु बम जो है ये कब गिराया गया था? तो इसे जो 1945 में गिराया गया था, जो कि अमेरिका ने धोखे से गिरा दिया था। किसने गिराया था? तो ये अमेरिका ने गिराया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 19 नंबर की, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? जल्दी से आंसर कीजिए, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो एकदम से वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है। देखो वही प्रश्न करवाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और ये पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रहती है। ठीक है, इसलिए वही प्रश्न करवाते हैं। इसलिए वीडियो को सही से लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में मत छोड़कर भागिएगा। तो कथकली, कथकली जो है यह कहाँ का लोक नृत्य है? ये केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? ये जो केरल का लोक नृत्य है। तो 19 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक कर जो है ये किसके द्वारा लिया जाता था? चौथ नामक कर जो है ये किसके द्वारा लिया जाता था? तो ये जो मराठों के द्वारा लिया जाता था। तो 20 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मराठों के द्वारा जो है चौथ नामक कर लिया जाता था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 21 नंबर, 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों का, निम्नलिखित मुगल बादशाहों का सही क्रम जो है क्या है? मतलब सबसे पहले किसने आया? तो सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 22 नंबर की, बासेल क्या है? कि बासेल टू मानदंड बैंकिंग उद्योग के निम्न में से किस पहलू से संबंध है? बासेल टू जो है ये मानदंड बैंकिंग उद्योग निम्न में से किस पहलू से संबंध है? तो यह जोखिम प्रबंधक से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह जोखिम प्रबंधक से संबंधित है। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोखिम प्रबंधक। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 23 नंबर, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है कि संविधान की प्रारूप समिति का चेयरमैन कौन था? संविधान की प्रारूप समिति का चेयरमैन कौन था? जल्दी से आंसर कीजिए। तो संविधान की प्रारूप समिति का चेयरमैन जो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था। कौन था? तो ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर था। वही पूछेगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सचिदानंद सिन्हा था। कौन था? तो ये जो सचिदानंद सिन्हा था, ये भी याद रखिएगा। और संविधान को बनाने में जो है एक वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, एक वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 24 नंबर की, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जो है क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जो है क्या होता है? जल्दी से आंसर कीजिए।
तो सर्वोच्च स्थान पर जो है ये जिला परिषद होता है। क्या होता है? ये जो जिला परिषद होता है वही यदि पंचायत राज से यदि आप चुनाव लड़िएगा तो आपका आयु कम से कम जो 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर की, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? ये जो सिलिकॉन की बहुलता होती है। तो 25 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिलिकॉन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 26 नंबर की, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो है कौन था? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो ये रविंद्रनाथ टैगोर था। कौन था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 27 नंबर की, खजुराहो स्थित है, यानी कि खजुराहो का मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? जो कि ये भी क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि खजुराहो स्थित है, यानी कि खजुराहो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो जो एक टाइप का मंदिर है। तो ये खजुराहो का मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश यानी कि MP में स्थित है। तो 27 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर की, भारतीय मानक समय आधारित है, यानी कि भारतीय मानक समय जो है किस पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय जो है ये आधारित है, यानी कि किस पर आधारित है? तो यह जो 82 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये 82 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। तो 28 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 29 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा देश नथुला दर्रा के पार है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो नथुला दर्रा के पार है? निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो नथुला दर्रा के पार है? तो ये जो चाइना, क्या है? चाइना जो है ये नथुला दर्रा के पार है। तो 29 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाइना। क्या हो जाएगा? ये जो चाइना हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 30 नंबर की, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्या है? तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वो झोप मंडल होती है। क्या होती है? वो जो झोप मंडल होती है। तो 30 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झोप मंडल, जो कि पृथ्वी के नजदीक की वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर की, भारतीय सेना में विजयंत नाम है। भारतीय सेना में विजयंत जो है किसका नाम है? भारतीय सेना में विजयंत जो है ये नाम है, ये किसका नाम है? जल्दी से आंसर कीजिए। तो भारतीय सेना में विजयंत जो है यह एक टैंक का नाम है। किसका नाम है? यह जो एक टैंक का नाम होता है। तो 31 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक टैंक का नाम है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 32 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था? जो कि बहुत बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बहुत जिसको कहते हैं VVI क्वेश्चन। इससे जो है बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है हम सभी बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है मतलब क्या है, महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था, यानी कि कहाँ से मतलब जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था? तो ये जो गया से किया था। कहाँ से किया था? तो गया से किया था। और यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि महात्मा बुद्ध क्या है, कि महात्मा बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो कि कहाँ पड़ता है? ये वाराणसी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये वाराणसी में पड़ता है। और प्रथम उपदेश का नाम किया था। ये भी प्रश्न पूछता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का नाम क्या था? तो प्रथम उपदेश का नाम था धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या था? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश का नाम क्या था? धर्म चक्र प्रवर्तन। और सबसे पहला उपदेश जो है कहाँ दिया था? ये सारनाथ वाराणसी में दिया था। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने जो अंतिम उपदेश जो है कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश जो है ये कुशीनगर में दिया था। कहाँ दिया था? ये कुशीनगर यानी कि वैशाली में दिया था। महात्मा बुद्ध ने जो है अंतिम उपदेश जो है ये कुशीनगर यानी कि वैशाली में दिया था। वही पूछता है कि अंतिम उपदेश का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश का नाम क्या था? तो अंतिम उपदेश का नाम था अश्प। क्या नाम था? तो अश्प दीपो, अश्प दीपो भव। क्या नाम था? अश्प दीपो भव। इसका अर्थ यह होता है कि अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ यह होता है कि अपने दीपक स्वयं बनो, यानी कि अश्प दीपो भव, यानी कि अपने दीपक स्वयं बनो। तो यहाँ से इस टाइप का जो है प्रश्न पूछता है। इस सभी फैक्ट को जो है अच्छा से नोट कर लीजिए, नहीं तो कहीं पर लिख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न,
चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर कि प्रसिद्ध नाटक शकुंतला जो है किसने लिखा था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला जो है यह किसने लिखा था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला जो है किसने लिखा था, जल्दी से आंसर कीजिए। तो प्रसिद्ध नाटक शकुंतला जो है ये महाकवि कालिदास की रचना है। किसकी रचना है, तो ये महाकवि कालिदास की रचना है। तो 33 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिदास की रचना जो कि शकुंतला रचना है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो है कैसा प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब होता है, वो जो आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको क्या कहते हैं। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको क्या कहेंगे। किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो हम लोग अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको जो है अणु कहा जाता है। तो 35 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अणु हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर की धातु के किस गुण के कारण जो उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। तो धातु के किस गुण के कारण जो उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है, ये भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि कई एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, धातु के किस गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जाती है, तो उसकी आघात वर्धीयता के कारण जो है उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है। तो 36 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आघात वर्धीयता। वही मतलब लंबाई यानी कि खिंचाव तनाव की बात करता है तब तन्यता हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 37 नंबर की दूध को इस्तेमाल करने से पहले, दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम इसे उबालते हैं, क्यों उबालते हैं। दूध को इस्तेमाल करने से पहले हम उसे उबालते हैं, क्यों उबालते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसे हम इसलिए उबालते हैं क्योंकि सूक्ष्म जीवों को मार देने के लिए, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव पाया जाता है, उसको मारने के लिए जो है दूध को सबसे पहले में उबालते हैं, उसके बाद। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 38 नंबर की अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है क्या है। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है ये क्या होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है ये हमेशा 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। बहुत जगह देखा गया है कि पीएच मान का फुल फॉर्म पूछता है, बहुत स्टूडेंट को पता नहीं होता है पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि मतलब हाइड्रोजनों की मतलब पावर क्या है, हाइड्रोजन की पावर क्या है उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 39 नंबर कि किसी पेन का ताप यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाती है। यदि किसी पेन का ताप यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो उसका आवश्यक ऊष्मा जो है वो क्या कहलाएगी, जो कि बहुत क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो उसको ऊष्माधारिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसको जो है ऊष्माधारिता कहा जाता है। तो 39 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्माधारिता, जो कि कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ये प्रश्न है 40 नंबर की ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति में जब कार्बन को जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है। देखो जब ऑक्सीजन की आपूर्ति में जब हम किसी कार्बन को जलाते हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम यदि कार्बन को जलाएंगे, क्या करेंगे, तो कार्बन को यदि जलाएंगे तो वो जो है क्या बनता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मतलब क्या यौगिक बन जाता है। क्या बनता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। तो 40 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह मतलब क्या है, यह कौन सा नियम है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई मतलब बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह नियम जो है कौन सा नियम है, यानी कि न्यूटन का नियम है। ये मतलब न्यूटन का कौन सा नियम है, ये बताना है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो यह जो है न्यूटन का प्रथम नियम है। क्या है, यह न्यूटन का प्रथम नियम है। तो 41 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 42 नंबर की ठोस का घनत्व जो जल, ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है। ठोस का घनत्व जो है जल में तैरता है, क्यों तैरता है, क्योंकि ठोस का घनत्व जो है वो जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। ठोस का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, वो जो है जल के घनत्व से कम होता है। इसलिए वो जो है ठोस का कोई पदार्थ जो है जल में तैरता है, जैसे नाव हो गया, वो क्यों तैरता है, तो मतलब उसका क्या होता है, घनत्व मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जो वो तैरता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न 43 में, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यात दाब क्या होगा? यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यात दाब जो है वो क्या हो जाएगा? तो पृष्ठ कार्य दाब जो है वो क्या होगा? तो दाब जो है वो बढ़ जाएगा। तो 43 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि दाब जो है वो बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो अपने से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देता क्या कहलाता है? तो उसे जो विद्युत त्वरी कहते हैं, क्या कहते हैं? विद्युत रोत्री कहते हैं। तो 44 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही एक प्रश्न पूछता है कि किसी चालक में यदि धारा प्रवाह हो रहा है, यदि उनमें रुकावट उत्पन्न होता है, वो कौन रुकावट उत्पन्न करता है? वो रेजिस्टेंस करता है। कहने का मतलब रेजिस्टेंस का मतलब होता है जैसे प्रतिरोध करता है, वो धारा को प्रवाह को रुकावट उत्पन्न कर देता है, ठीक है, इसलिए वो प्रतिरोध का SI जो बात करें तो वो ओम होता है। क्या होता है? वो ओम होता है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 45 में कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार जो है ये सबसे ऊंचा ये जब कब होता है? जल्दी से आंसर करना है। देखो ज्वार सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होता है। जब सूर्य और चंद्रमा जो ये पृथ्वी के एक ही ओर होता है तब जो है ज्वार ऊंचा होता है, ठीक है। तो 45 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब सूर्य और चंद्रमा जो है पृथ्वी के एक ही ओर होता है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है कि हर्ष के शासन काल में क्या है उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? ये देखो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। और कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है ये सभी प्रश्न को हम आगे डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न कर रहा है कि हर्ष के शासन काल में भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर जो ये कौन सा था? जल्दी से आंसर कीजिए। तो ये जो कन्नौज था, क्या था? ये कन्नौज था। तो 46 का बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो वो सी हो जाएगा, कन्नौज। वो यदि हर्ष की यदि हम बात करें तो इसका दरबारी कवि कौन था? हर्ष के वर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो ये बाणभट्ट था, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो है वो कौन था? तो ये बाणभट्ट था। और हर एक प्रश्न और पूछता है कि हर्षवर्धन के शासन काल में भारत कौन आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में भारत जो है कौन आया था? तो ये हैन त्सुआंग आया था। कौन आया था? ये जो हैन त्सुआंग आया था। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत कौन आया था? ये हैंसोंग आया था, जो कि एक चीनी यात्री था। कौन था? एक चीनी यात्री था। और प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि कौन सा चीनी यात्री जो है हर्षवर्धन के शासन काल में आया हुआ था? तो ये हैंसोंग आया हुआ था, ठीक है। तो 46 का बिल्कुल सही आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्नौज, जो कि हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर माना जाता था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 47 मिनट की निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार यानी कि उपांश से नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार यानी कि उपांश से नहीं निकलती है? मान लो कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार यानी कि उपांश से निकलती है? तो ये जो यमुना नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? ये जो यमुना नदी निकलती है। यदि इसकी उद्गम स्थल की बात करें, क्या बात करें, तो यदि इसकी मतलब ये कहाँ से कहाँ निकलती है, तो पहले निकलने की बात कर रही है, तो ये कहाँ से कहाँ निकलती है? ये जो यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यमुना नदी जो है ये यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। और यह निकलती है, उसके बाद यह जो गंगा नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी होती है। गंगा नदी के जो सहायक नदी कौन सी नदी है? ये यमुना नदी होती है, जो कि कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। तो 47 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमुना नदी, ठीक है, जो कि पठार उपांश से नहीं निकलती है, बल्कि कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 48 मिनट की, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका तात्पर्य जो है क्या है? तो इसका तात्पर्य यह है कि उसका कोई राज्य स्तर पर जो है धर्म नहीं है, इसका कोई राज्य स्तर पर जो है धर्म नहीं है। तो 48 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर की, हिमानी हिमानी यानी कि ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो जो मतलब कहाँ मतलब रहता है? तो ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के शीर्ष स्थलों पर क्या रहता है? ये जो छाया रहता है। तो 49 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि हिमालय पर्वत श्रेणियों के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, चलिए लास्ट प्रश्न है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो है ये कौन था?
तो गुलाम वंश का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक इसलिए माना जाता है क्योंकि यह जो मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। कौन था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम वंश के मतलब संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ लाई? इन्होंने अपनी राजधानी को जो है लाहौर लाई थी। कहाँ पर लाई थी? ये जो है लाहौर लाई थी। और यहाँ दिल्ली में जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की क्या रखी थी? नींव रखी थी। तो 50 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। तो गुलाम वंश का संस्थापक इसलिए है क्योंकि यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो 50 का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, और यदि चाहते हैं पिछले वीडियो को देखना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।